नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सिर्फ चर्चा मॉक ड्रिल पर। भारत पाक युद्ध की स्थिति बनी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत पाकिस्तान को दहशत से मार देगा, युद्ध तक नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जहां पर गुस्सा करने डांट देने से ही मामला बन जाता हो, वहां हथियारों का इस्तेमाल का क्या जरूरत है। हालांकि भारत में युद्ध को रणनीति बनाने वाले, कार्य रूप देने वाले हमसे बहुत समझदार लोग हैं और मैं यह विषय उन्हीं को सौंप रहा हूं। सुरक्षा से संबंधित लोग, विदेश मामलों के रणनीतिकार, राजनीतिक अनुभवधारी लोग इन चीजों को हमसे ज्यादा बताएंगे, समझेंगे। युद्ध के पड़ने वाले प्रभाव को भी वो लोग मुझसे ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि हम तो यहाँ मुंह फाड़ करके युद्ध 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 कर देते हैं, लेकिन युद्ध का दुष्परिणाम भी होता है, हम यह बात भूल जाते हैं। हमारे देश में राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोग युद्ध युद्ध, अब तो क्या कर रहे हो, आप नपुंसक हो, आप फलाना हो वगैरह गैर जिम्मेदाराना बात कह सकते हैं। मैं नहीं कह सकता, क्योंकि युद्ध के विषय में मुझे बिल्कुल ही जानकारी नहीं है कि अगर युद्ध हो जाएगा तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा। माना कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, लेकिन हाथ हमारी भी तो जलेगी। ऐसा कैसे होगा? ऐसा कौन सा युद्ध होगा जो आपका कुछ भी नुकसान ना हो? 21 से 2200 करोड़ रुपया पर डे के हिसाब से युद्ध में खर्चा होता है। अमेरिका ने थोड़ी सी टैरिफ का इधर उधर किया, 16 लाख के पार चला गया। पूछिए उनसे जिनके घर में बेटियों की शादी मई जून जुलाई में होने वाली है, उनकी क्या स्थिति होगी, या जिनकी बेटियों की शादी आगे होने वाली है। एकाध थान गहना तो हर आदमी देता है, स्थिति कितना भयावह हो गई है। अगर युद्ध हो जाएगी तो क्या होगा, इन विषय पर भी सरकारें सोच रही होंगी। लेकिन जो चीज मैं सोच सकता हूं, मैं उसी पर चर्चा करता हूं। बियॉन्ड द लिमिट मैंने कोई चर्चा किया नहीं है। जो लोग मेरे को जानते हैं, रोज देखते हैं, मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं, वो इस चीज को मानेंगे। मित्रों, आज मेरा चर्चा है कि कल 7 बजे मॉक ड्रिल होगा। अवेयरनेस के लिए यह होता रहना चाहिए। हम जैसे लोगों को तो याद ही नहीं है कि मॉक ड्रिल में होता क्या है, युद्ध अगर हो जाए तो हमको क्या क्या करना है। इन सब चीजों की जानकारी मैं 55 साल का हो गया, मुझे मालूम नहीं है। हालांकि 71 का युद्ध के पहले मेरा जन्म हो गया था, लेकिन मैं घुटने पे होऊंगा। जिस आदमी का 70 में जन्म है, वो 71 में साल भर का बच्चा क्या समझेगा युद्ध की स्थिति। तो अब हमें ही पता नहीं है, तो मेरे बेटे को क्या हो। तो सिनेमा में भी नहीं देखा कि कोई मॉक ड्रिल और सायरन बजती है। यह बात तो समय समय पर होते रहना चाहिए। लेकिन अच्छी बात है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के इस विविधता में हो रही है, तो होना चाहिए। अब मैं चर्चा करता हूं कि उनमें क्या हो रहा होगा, क्या होना चाहिए। मैं आपको एक बात 2 दिन पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूं। सब काम सरकारें नहीं करेंगी और सरकार को करना भी नहीं चाहिए। कुछ काम हमें भी करना चाहिए। एक काम तो आप आज से ही आप लोग सोच लें कि जब आप घर बनवावे, अगर ईश्वर ने आपको पैसा दिया है, आप निजी घर बना रहे हैं, तो उसमें बेसमेंट जरूर बनवावे। बेसमेंट अब अत्यंत आवश्यक हो गया है। उसका मल्टी यूज है। सामान्य स्थिति में आप उसमें पार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी पार्किंग की दुर्दशा हर जगह है। बड़े शहरों में तो यह महामारी के रूप ले ली है। झगड़ा और फसाद रोज है गाड़ी पार्किंग करना। मेरे दरवाजे मत कर तो यहां मत कर। आपने देखा होगा कि कई बार सार्वजनिक पार्किंग में लोग आग लगा देते हैं गुस्से में, या असामाजिक तत्व कर देते हैं। तो गाड़ी पार्किंग एक बड़ी समस्या है। दूसरी, बच्चों की जन्मदिन वगैरह की पार्टी वगैरह भी एक समस्या है, क्योंकि आदमी 2-2, 3-3 कमरे में रह रहा है, तो पार्टी कहां से देगा। वहां पार्टी हो सकती है, और ऐसी युद्ध जैसी विषम परिस्थिति में आपका शेल्टर हो सकता है। तो सरकार आपसे करवावे ना करवावे, आपको जरूर बेसमेंट की सुविधा बनवा लेनी चाहिए।
हालांकि शहरों में जो मल्टी स्टोरेज बन रही है उसमें पार्किंग के लिए बेसमेंट बन रहा है। वो युद्ध की स्थिति में शेल्टर का काम आ सकता है, क्योंकि गाड़ी से जान ज्यादा जरूरी है। लेकिन जितनी ज्यादा गाड़ियां उन बेसमेंटों में होती है उनको कहाँ रखा जाएगा, ये समस्या आ सकता है। लेकिन समस्या समाधान लेके आती है आवश्यकता आविष्कार की जननी। ऐसी विषम परिस्थिति में गाड़ी कहीं भी आड़े तिरछे खड़ी की जा सकती है, जान ज्यादा कीमती है। तो यह एक जरूरी चीज है जो आपको करना चाहिए। दूसरे, जो लोग सायरन को नहीं समझते, मजाकबाजी में समझते हैं, उन लोगों के लिए मैं 2-3 बातें बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ब्लैकआउट कल होगा 7 बजे से 7:10 पर। अब मैं कहूंगा मैंने क्या करना यार, मैं तो अपने जलाऊंगा, हमको क्या लेना। कई लोग इस तरह के होते हैं क्योंकि हमने लोगों को शिक्षित करने का प्रयास कभी किया ही नहीं। हमारे देश में कई चीजें नहीं है, अनोखा देश है मेरा। मतलब 2 बातें आपको बता दूं इस विषय से हट करके। आज तक हमारे देश में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भोजन, रहन सहन, दिनचर्या, इसकी कहीं कोई पढ़ाई नहीं होती। क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और किस उम्र में किस चीज का सेवन नहीं करना है और करना है, यह बात कहीं नहीं बताई गई है। यह शिक्षा हमारे गुरुकुल में हुआ करता था। तो जब से देश आजाद हुआ, साजिश के तहत गुरुकुल को समाप्त करने का प्रयास हुआ। जब देश आजाद हुआ था तो गुरुकुल की संख्या हजारों लाखों में थी और आज गिनती के हैं। और अंग्रेजी स्कूल तो कोई भी नहीं था, आज लाखों में और हजारों में अंग्रेजी स्कूल होंगे। मैं एक्यूरेट ठीक गिनती नहीं बता सकता, लेकिन आज अंग्रेजी स्कूलों की संख्या बहुत ज्यादा है। और हम भी अपने बच्चों को शान से अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं, गुरुकुल में नहीं। जबकि गुरुकुल में यह आहार व्यवहार रहन सहन संस्कार के साथ साथ शिक्षा भी दी जाती थी। व्यवहारिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, हर तरह की शिक्षा थी। उन शिक्षा के अभाव में हमको रहने सहने का शऊर नहीं है। कल को सायरन बजेगा तो बहुत से लोग कहते हैं छोड़ो यार, वो बत्ती बुझा रहे, मुझे क्या करना है, मेरा तो बल्ब बाहर जलेगा। अगर उसका भी एक बल्ब जल रहा है तो जिस उद्देश्य के लिए ब्लैकआउट होगा वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि ब्लैकआउट होता है दुश्मन के जहाजों को, दुश्मन के माइंडलेस व्हीकल को, जिनको हम ड्रोन कहते हैं, वो माइंडलेस व्हीकल बोलते हैं, असल में उसको टेक्निकल नाम है, आप ड्रोन समझिए। कोई ड्रोन वाले को अगर नीचे लाइट नहीं दिखेगा तो उसे लगेगा कि मैं किसी जंगल में हूं और वो आबादी पे बम नहीं गिरा पाएगा। लेकिन अगर 2-4-5 लोगों ने भी लाइट जला दिया तो उस विमान से उसको दिखेगा कि यहाँ पर लाइट जली है, मतलब कोई है, और वहां पर बम गिरा देगा तो आपकी लाइट बेशक बुझी है, बम के चपेट में आप भी आ जाएंगे। आज प्रेम दीदी जी को साधु प्रणाम। मित्रों, तो अवेयरनेस में सिर्फ आपको यह नहीं देखना कि आपके घर की लाइट बंद है कि नहीं बंद है, वो तो आप बंद ही करेंगे। आपको ध्यान देना कि आपका पड़ोसी हुई लाइट बंद किया है कि नहीं, और नहीं बंद किया तो उसको इस बात को समझाइए कि बिजली तुम्हारा है, बल्ब तुम्हारा है, शौक तुम्हारा है, लेकिन मेरा जान तुम्हारा नहीं है। वह इसलिए करेगा कि हमने अवेयरनेस आज तक कोई प्रोग्राम ही नहीं चलाया। चुनाव में हम चुनावी कार्यक्रम चलाते हैं, नेता जाते हैं, भाषण देकर चले जाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, वो किया वो सब बोलते हैं। फलाना जात वाले नेता ने फलाने जात वाले को किया, फलाने धर्म वाले ने फलाने धर्म को किया। लेकिन हमको आपात स्थिति में क्या कहना चाहिए, ना तो चुनाव के टाइम में कहा जाता है, ना ही हमारे पाठ्यक्रम में है। मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा आदमी हूं, मैंने अपने किसी भी पाठ्यक्रम में आपात स्थिति से निपटने की बात नहीं पढ़ा है। आजकल भी मैं, क्योंकि मेरे बच्चे अभी अब पढ़ रहे हैं, हालांकि अब तो मेरे सारे बच्चे मास्टर कर गए हैं। अब इस साल से कोई विषय आया होगा तो अभी नाती पोता नहीं हुआ है तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी कल तक तो नहीं था। वह आपको करना है। शायरन चाहे दिन में सुनाई दे या रात में, कल तो आपको शायरन का आवाज का नमूना सुनाया जाएगा कि इस तरह की शायरन होती है, क्योंकि आपने तो शायरन भी कभी नहीं सुना है। तो अगर आप इस तरह की शायरन रात के 2 बजे भी सुने, दिन के 2 बजे सुने, मतलब कभी भी अगर आपके कान में इस तरह की शायरन हो
तो सबसे पहला काम भाग के अपने घर आना। घर दूर हो तो किसी भी नजदीक पनाहगार में जाना। घर में अगर बेसमेंट हो तो बेसमेंट में जाना। अगर बेसमेंट नहीं हो तो जो धरातल पर भूमि तल पर आपका घर है उसमें भूमि के बल लेट जाना, क्योंकि बम गिरता है तो बम का जो रिएक्शन होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, वो नीचे की तरफ नहीं जाता। जैसे अगर बम आपके बगल में भी गिर जाएगा तो बम गिरते ही फैलता है, ऊपर की तरफ उसका फैला होता है, बराबर ऐसे बराबर में नहीं उसका असर होता। तो अगर आप जमीन पर लेटे रहेंगे तो अगर बम सीधा ही आपके शरीर पर गिर जाए वो आपका दुर्भाग्य है, लेकिन अगर कुछ दूरी पर गिरा है तो वो उठ के वो असर करेगा, बराबर में नहीं करता है। तो इसलिए भूमिगत में जाइए, बेसमेंट में जाइए। भूमिगत अगर आप में बेसमेंट ही ना हो तो आप जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर जाइए। नजदीक में मेट्रो जो अंडरग्राउंड मेट्रो है, सरकारें उस वक्त मेट्रो खोल देंगी, उनका प्लान बन जाएगा जब युद्ध की सारंग बन जाएगा और रियल में आ जाएगा। मॉक ड्रिल में बेशक मेट्रो ना खुले, लेकिन जब असली वार होगा तो सरकार मेट्रो खोल देगी, ऐसा मुझे लग रहा है, और उसे खोलना ही पड़ेगा। तो आप अपने नजदीकी भूमिगत मेट्रो के यहाँ जाइए। सरकार उस वक्त मेट्रो का आवाजाही बंद कर देगी आपको वहां छुपाने के लिए, क्योंकि उनका दायित्व भी है। और तीसरा, लाइट्स वगैरह का व्यवस्था बंद करा दीजिए। अगर दिन में हो तब भी कोशिश करिए कि किसी तरह की चमकदार चीजें आपके छत पे ना हो। कई लोगों की पानी की टंकी के ऊपर आजकल गर्मी से बचाव के लिए रिफ्लेक्टर का वो कपड़ा लगा रहे हैं। उससे क्या होता है कि गर्मी रिफ्लेक्ट हो जाती है और टंकी ठंडी रहती है। यह आजकल शहरों में बहुत प्रचलन हो गया है, यह चीन ने बीमारी डाल दिया है। वो एक चमकीला टाइप का होता है। हम लोग जो समाचार चैनलों के शूट करते हैं तो एक रिफ्लेक्टर होता है, वो लगाते हैं। लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, दिन का लाइट रिफ्लेक्ट होकर चेहरा पे आता है तो काम चल जाता है। समय भी घर में बैठा हूं, मेरे सामने बल्ब जल रहा है तो मेरे में रोशनी दिख रही है। तो वो रिफ्लेक्टर का आजकल पानी के टंकी पर लोग रख देते हैं ताकि उसके रिफ्लेक्टर से सूर्य की रोशनी टंकी पर ना पड़ेगा और पानी ठंडा रहेगा। वह रिफ्लेक्टर सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि रिफ्लेक्टर से जहाज को दिख जाएगा चमकीला चीजें की पानी की टंकी है। आप घर के नीचे तो लाइट बंद करनी है, लेकिन आपके पानी की टंकी पर रिफ्लेक्टर है, वह रिफ्लेक्टर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि रिफ्लेक्टर रात में बहुत ज्यादा चमकता है। उसी रिफ्लेक्टर का छोटा छोटा पार्ट आजकल मवेशियों के गले में बांधा जा रहा है, या जो आदमी चलता है उसके जैकेट पर लगाया जाता है ताकि गाड़ी का लाइट आवे तो रिफ्लेक्टर से उसको पता चल जाए। उसी रिफ्लेक्टर का होता है। तो इतनी 1 इंची 1.5 इंची के रिफ्लेक्टर से लाइट से आदमी दिख जाता है, तो आप 5-7 मीटर का रिफ्लेक्टर अपने टंकी पर रखे हुए हैं तो क्या स्थिति होगी। और यह बात मैं उत्तर प्रदेश देश भर के पुलिस से भी कहूंगा, NDRF से भी कहूंगा, सिविल डिफेंस से भी कहूंगा कि आपको यह बात दिमाग में आना चाहिए कि लोगों के पानी के टंकी पर रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, वो रिफ्लेक्टर तुरंत हटवा ले, गर्म पानी से नहाए, गर्म पानी की मजबूरी झेल ले, क्योंकि जान रहेगी तभी जहान रहेगी। और मित्रों, सरकार बेशक कल 7 बजे सायरन बजा करके अवेयरनेस और मॉक ड्रिल करें। आप हमेशा मॉक ड्रिल में रहें और हमेशा चौकन्ने रहें, तभी आप बचेंगे, क्योंकि सचेत रहने से, सजग रहने से आदमी जीवित रह सकता है। अगर आप चौकन्ना नहीं रहेंगे तो जान से जाएंगे, क्योंकि लापरवाही और आलस्य इंसान का दुश्मन है, यहाँ तक कि जान का भी दुश्मन बन जाता है। मित्रों, हमारी सरकार सक्षम है, सुरक्षा से संबंधित लोग सक्षम है, राजनीतिक से संबंधित लोग बड़े निपुण हैं। विदेश मंत्रालय का महकमा आजकल विदेश सचिव स्तर का अधिकारी कर रहा है, जिसने 30-35 साल तक विदेश में नौकरी किया है, राजदूत के रूप में, विदेश सेवा के अधिकारी के रूप में। आज वो विदेश मंत्री हैं, तो उनको सलाह देने की जरूरत नहीं, वो खुद ही सलाह देते आए हैं 20-22 साल से। तो वो अपना काम बिल्कुल निपुणता से कर रहे होंगे। सलाह देने की जरूरत हमको और आपको है, क्योंकि सुब्रमण्यम जयशंकर आपके पास आके नहीं कहेंगे कि पानी की टंकी पर से रिफ्लेक्टर हटा दीजिए, और अगर सायरन की आवाज आए तो अपना बत्ती बंद करिए और पड़ोसी का भी बत्ती बंद कराइए, क्योंकि पड़ोसी का बत्ती भी उस जहाज को बता सकती है कि यहाँ पर कॉलोनी है। यह सब देखिए, ये सब करिए, यह बला है, टल जाएगा।
और जीत आप ही का होगा, क्योंकि आपके साथ धर्म है, आपके साथ धैर्य है। धर्म और धैर्य एक साथ हो, उसका विजय सुनिश्चित है। निश्चिंत रहिए, आपकी सरकार आपके साथ है, एक सशक्त सेनाएं आपके साथ है, और यह पूरा राष्ट्र तो आप स्वयं ही है। तो जिसका काल महाकाल हो, उसका कोई काल क्या करेगा। हर हर महादेव बोले, महाकाल को याद करें और भारत माता की जय बोलिए, आपका कुछ नहीं होगा। निश्चिंत रहिए, एक सशक्त शासन आपके साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर करता हूँ, इस अनुरोध के साथ कि कल बेशक सरकारी सारंग बजे मॉक ड्रिल हो, लेकिन वो इसलिए होता है कि आगे भी कभी अगर आप सायरन सुने तो समझिए कि यह वार है, तो उसको उसी रूप में रिएक्ट करिए जिस तरह से मॉक ड्रिल में बताया गया है। तभी आप सुरक्षित रहेंगे और आपकी वजह से आपका पड़ोसी मतलब हम भी सुरक्षित रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।